मित्रों, भारत सिलेक्शन विंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है, संस्थान के द्वारा यूपी टेट की क्लासेस प्रारंभ की जा रही हैं, ठीक दिनांक 3 अक्टूबर को। और आप लोग संस्थान आ सकते हैं और क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वह सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7। संस्थान में इसके अलावा आपकी आरओ मेंस की भी क्लास संचालित की जा रही हैं। साथ ही में भविष्यगामी जो लेखपाल की परीक्षाएं हैं और अन्य परीक्षाएं हैं, उसके लिए जीएस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास जो है मॉर्निंग में 8 बजे सॉल्यूशन बैच के नाम से चालू कर दिया गया है। उम्मीद है दोस्तों, आइए संस्थान और संस्थान से जुड़कर अपने सिलेक्शन का मार्ग प्रशस्त करें। हालांकि मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है जीव विज्ञान की हम 6 नंबर क्लास पर हैं, जिसमें हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट और स्टेम सेल के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, देर न करते हुए हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और अपना अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिससे मित्रों हम अब अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टेम सेल से पहले हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। ठीक, आपको पता है ये पेयर के रूप में होते हैं। दो क्रोमेटिड मिलकर क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। इस क्रोमेटिड में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आप लोग पूर्वत क्लास में पढ़ चुके हैं। वहीं पर यदि हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसमें 22 पेयर प्लस 1 पेयर, मनुष्य की ही बात कर रहे हैं। 22 पेयर का मतलब है यहां पर 44 क्रोमोसोम होंगे और 1 पेयर का मतलब है यहां पर 2 क्रोमोसोम होंगे। ये जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, इसे हम लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर जो 1 पेयर है इसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स के अंतर्गत देखते हैं। तो मित्रों, यहां पर सिर्फ आपको इतनी ही बातें बताई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स पेयर के रूप में होते हैं। दो क्रोमेटिड मिलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिड जो है ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्रोमोसोम्स में टोटल 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स के रूप में और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। 22 पेयर का अर्थ यहां पर 44 क्रोमोसोम्स होंगे और 1 पेयर जिसका अर्थ है 2 क्रोमोसोम्स। अभी इनके भी आपको यूज में समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर सेल के प्रकार जिसमें हमें 2 प्रकार देखने को मिलेगा। एक प्रकार होगा डिप्लॉयड
सेल, जिसे हम लोग द्विगुणित कोशिका कहते हैं। वहीं दूसरा है हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, एक आपका डिप्लॉइड है और एक आपका हैप्लॉइड। हैप्लॉइड अर्थात अगुणित कोशिका। यहां पर 2n बराबर 46 होगा, जबकि यहां पर n बराबर 23 होगा। इसका भी यूज अभी आपको बताते हैं। आगे बढ़ते जाते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं और तथ्यों को सही तरीके से देखते हैं। अब यहां पर एक चीज और जाननी है, कोशिकाओं की विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं, तो भी हमको जो सेल है ये हमें दो प्रकार की दिखाई पड़ती है। एक सेल होगी सोमैटिक सेल और दूसरी सेल होगी जर्म सेल। सोमैटिक सेल को हम लोग बोलते हैं दैहिक कोशिका। मित्रों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैहिक कोशिका। मित्रों, जो आप लोग हमारा अपार समर्थन कर रहे हैं, सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद भी कहूँगा। चीज़ों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपका जो संस्थान को प्यार मिल रहा है, उसके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। हम चीज़ों को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, चीज़ों को बताने का प्रयास भी कर रहे हैं और क्रमिक रूप से चीज़ों को सुव्यवस्थित तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। मित्रों, ये वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस भी आते हैं और लोगों की गलत भी हो जाते हैं। हमें उन तथ्यों को अब सही करना है। अब समय आ चुका है सिलेक्शन का, और सिलेक्शन के लिए सही से पढ़ना और अपने बेसिक पर अपनी पकड़ को मजबूत करना आवश्यक है। मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। जर्म सेल, जर्म सेल को हम लोग जनन कोशिका कहते हैं, जनन कोशिका कहते हैं। जब सोमैटिक सेल में डिवीजन होता है तो इसके कारण, डिवीजन के कारण शरीर में वृद्धि एवं विकास होता है, विकास होता है। वहीं हम जर्म सेल की बात करें, हम जर्म सेल की बात करें तो ये कोशिका प्रजनन अंग होते हैं, कोशिका प्रजनन अंग होते हैं। इसके अंतर्गत हमें, अर्थात अगर हम लोग जर्म सेल की बात करें तो ये आपके, मैंने बताया कि ये क्या है, ये कोशिका प्रजनन अंग है। इसके अंतर्गत हम लोग दो चीज़ों को देखेंगे, दो चीज़ों को देखेंगे, मेल में और फीमेल में। मेल में
टेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पर जब जर्म सेल का विभाजन होता है, मतलब डिवीजन होता है, तब स्पर्म का निर्माण होता है या स्पर्म बनता है। वहीं हम लोग फीमेल की बात करें तो ओवरी में जब जर्म सेल के विभाजन से एग अर्थात ओसाइट्स बनता है। मित्रों आगे देखते हैं, हमें समसूत्री विभाजन भी देखना है, अर्धसूत्री विभाजन भी देखना है। अब हम लोग जरा डिप्लॉइड सेल को देखते हैं। किस सेल को? डिप्लॉइड सेल को। तो अभी मैंने बताया था इसमें मामला 46 का है। इसको हम लोग मदर सेल बोलते हैं। मदर सेल क्या बोलते हैं? मदर सेल। जब इसका विभाजन होता है तो इससे जो उत्पन्न संतति है उसके भी कितने होते हैं? 46 ही गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। अगर ये मदर सेल है और इसका डिवीजन होता है तब भी 46 ही गुणसूत्र होंगे। कितने होंगे? 46। और इसे हम लोग, और ये सब जो चीजें होती हैं ये सोमैटिक सेल में होती हैं। सोमैटिक सेल जिसे हम लोग दैहिक कोशिका भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैहिक कोशिका। और ये जो शरीर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसमें डिप्लॉइड सेल का ही डिवीजन होता है। जो हम शिशु अवस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं तो जो सेल डिवीजन होता है उसी के कारण हमारी साइज, हमारी ग्रोथ ये सब हुई है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं इक्वेशनल डिवीजन, जिसे हम लोग कहेंगे समसूत्री विभाजन। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। फिलहाल ठीक, इसके अंतर्गत हमें माइटोसिस देखना है। माइटोसिस की प्रक्रिया, कारण क्या है? क्योंकि इसमें जनक कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। हालांकि मित्रों मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग इसे समझने का भरपूर प्रयास कर रहे होंगे और चीज़ों को आज अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें समसूत्री विभाजन होता है और ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो माइटोसिस के अंतर्गत होती है। ये आपकी जो जनक कोशिका है इसे हम लोग मदर सेल बोल दें
मदर सेल बोल दें। और ये जो संतति कोशिका है इसे हम लोग डॉटर सेल कह सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमें पता है कि आप लोग चीज़ों को समझने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास कर रहे होंगे। ये प्रयास ही व्यक्ति को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाता है। फिलहाल हम मेल की बात करते हैं। यहां पर जर्म सेल की बात करते हैं। यहां पर 46, आप लोग जानते हैं ये क्या है? डिप्लॉयड सेल है। क्या है? डिप्लॉयड सेल। ये डिप्लॉयड सेल जो है ये आपको दिखेगा 2 भागों में, और ये 23-23, और जहां ये 23-23 हुआ वहां पर आप देख सकते हैं ये क्या हो गया? हेप्लॉयड सेल, अर्थात अगुणित कोशिका। अब इससे जो बनना है वो आपका 23-23 ही रहना है। कितना रहना है? 23-23। सब भैया गुणसूत्र की ही यहां पर बात हो रही है। चीजें शायद आप लोग बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। यहां पर जो आपने फर्स्ट स्टेज देखा, फर्स्ट स्टेज जो देखा, इसमें आपको जो प्रक्रिया दिखी वो अर्धसूत्री विभाजन की दिखी। अर्थात 46 जो है वो 2 भागों में बटा है, वो भी 23 गुणसूत्र एक में, 23 गुणसूत्र एक में। ठीक, ये आप कह दीजिए इसे मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस, क्या बोलते हैं? मियोसिस। और इसके बाद में आपको सेकंड स्टेज जो है, सेकंड स्टेज, और यहां पर जो आपको नजर आएगा वो होगा मैटोटिक नेचर। अब प्रश्न उठता है ये मैटोटिक नेचर क्या है? तो मित्रों इसे भी समझ लेते हैं। विशेषता होती है माइटोसिस की, परंतु होता है मियोसिस। देख ही रहे हैं माइटोसिस का नेचर। 23 का जो है 23, फिर 23, फिर 23, 23। हालांकि अभी हम लोग डिप्लॉयड सेल में देखा था मदर सेल बराबर डॉटर सेल। वो जो विशेषता दिख रही है उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि जो सेकंड स्टेज में जो नेचर दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है? माइटोटिक का। कौन सा? माइटोटिक नेचर। मतलब है व्यवस्था दिख रही है आपको माइटोसिस की, मगर है ये क्या? मियोसिस। ठीक है। और फर्स्ट स्टेज में तो आपने देख ही लिया कि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्थात डिप्लॉयड सेल जो है हिप्लॉयड में कन्वर्ट हो रही है, मगर हिप्लॉयड में ही आगे चलकर कन्वर्ट हो रही है। चलिए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आपको अब स्पर्म दिखेगा। क्या दिखेगा? स्पर्म। ये जो 23 हैप्लॉयड सेल है यहां पर स्पर्म है। अभी हम दोनों को, मतलब मेल और फीमेल को लाते हैं और वहां से कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इधर हम लोग रखते हैं मदर, इधर रखते हैं फादर। ठीक, मदर के 46, फादर के 46। यहां पर आपको पता है 23-23 हो जाना है। क्या हो जाना है? 23-23। यहां पर भी क्या हो जाना है? 23-23।
ठीक, यहां पर भी आपको पता है 23 23 23 23 23 23 23 और 23। ठीक, अब ये रहा आपका स्पर्म मेल में, और यहां पर आ जाएगा ओसाइट्स। ठीक, अर्थात एग सेल, अर्थात एग सेल। ठीक, अब जो ये है, ये आप देख रहे हैं, ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और दोनों मिलकर 46 मतलब डिप्लॉयड सेल का निर्माण करेंगे। ठीक है, अर्थात यहीं से जाइगोट या युग्मक का निर्माण है, और ये जो जाइगोट है यही होगा आपका डिप्लॉयड सेल। क्या होगा? डिप्लॉयड सेल। मित्रों, उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से चीजों को समझ में आ रहा होगा। अब हम और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इसको हम देख लेते हैं, जिससे हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। ठीक, हमने यहां पर जाना कि क्रोमोसोम्स पेयर के रूप में होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है? तो मैंने बताया था, दो क्रोमेटिड मिलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिड है क्या? तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए के बारे में भी आपको बता चुके हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। मित्रों, क्या है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। क्रोमोसोम्स मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स के रूप में होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। मित्रों, 22 पेयर अर्थात 44 क्रोमोसोम्स और एक पेयर अर्थात 2 क्रोमोसोम्स। इसका यूज जर्म सेल में आएगा, और 22 पेयर का यूज जो है सोमेटिक सेल के डिवीजन होगा, जिसमें आप शरीर की डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ देख पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या के आधार पर सेल कितने प्रकार के हैं मित्रों? तो 2 प्रकार की हैं, डिप्लॉयड सेल और हेप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल को द्विगुणित कोशिका कहते हैं, जिसमें 2n बराबर क्या है? 46। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि मदर सेल बराबर डॉटर सेल, अर्थात जितना मदर सेल में क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही डॉटर सेल में भी होंगे। ठीक है, अगर आप लोग क्लोनिंग और ये टॉपिक्स जब पढ़ेंगे तो आप ये समझेंगे कि मनुष्य के किसी अन्य भाग से जब हम क्लोन बनाया जाता है तो डिप्लॉयड सेल का ही यूज़ किया जाता है, दैहिक सेल का ही यूज़ किया जाता है। फिलहाल हैप्लॉयड सेल, जिसे हम अगुणित कोशिका कहते हैं, जिसमें n बराबर 23 है, और ये आपको जर्म सेल में देखने को मिलेगी। फिलहाल मित्रों आगे बढ़ते हैं। कोशिका की विशेषताओं के आधार पर अगर इसका वर्णन किया तो मित्रों आ गया, देखिए, ये सोमेटिक सेल जिसे हम लोग दैहिक कोशिका कहते हैं, जर्म सेल जिसे हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। फिर मित्रों, सोमेटिक सेल में जब डिवीजन होगा तो डिवीजन के कारण शरीर में वृद्धि और उसका विकास होगा, जबकि जर्म सेल में जब डिवीजन होगा, ठीक है, तब आपके कोशिका प्रजनन अंग, मतलब है इसमें जो है जाइगोट का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जर्म सेल जो है एक तरीके से कोशिका प्रजनन अंग होता है। जर्म सेल के बारे में यहाँ बता दिया गया कि मेल के टेस्ट में जर्म सेल का जब डिवीजन होता है तो क्या बनता है? स्पर्म सेल। क्या बनता है? स्पर्म सेल। वहीं पर यदि फीमेल के ओवरी में जर्म सेल का डिवीजन होता है तो फिर ओसाइट्स बनता है। क्या बनता है? ओसाइट, जिसमें एग होते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे डिप्लॉयड सेल में बता दिया गया कि मदर सेल 46 क्रोमोसोम्स है, तो डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम है, उसकी डॉटर सेल में भी आपको 46 क्रोमोसोम्स दिखेंगे। और डिप्लॉयड सेल सोमेटिक सेल या कहिए दैहिक कोशिका में इसका यूज आना है। वहीं पर
समसूत्री विभाजन। डिप्लॉयड सेल में जो है आपको समसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब इसमें बता दिया क्योंकि जनक कोशिका और संतति कोशिका में क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो समान है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉयड सेल में आपने देखा, ठीक, मेल का मैंने जर्म सेल का मामला लिया है, एक सेल ली है डिप्लॉयड सेल, कितना है 46, ठीक है। जब आपका इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन, तो डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, अर्थात मदर सेल 46 है तो डॉटर सेल 23 हो गई। कितनी हो गई, 23, जहां पर n बराबर 23 मैंने अभी आपको बताया था हैप्लॉयड सेल के अंतर्गत। अब मगर जब आप सेकंड स्टेज इसका देखेंगे तो उसका नेचर जो आपको दिखेगा वो माइटोसिस का, मगर होगा वो भी मियोसिस, देखा जाएगा किसके अंतर्गत, मियोसिस के अंतर्गत। और नेचर उसका हम बात करें तो माइटोटिक नेचर है, अर्थात 23 से आपका 23 बन रहा है, 23 से आपका 23 बन रहा है। यहां पर 23, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक मदर का डिप्लॉयड सेल 46 है, फादर का डिप्लॉयड सेल 46 है। इसमें आपका अर्धसूत्री क्या हुआ है, विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में कन्वर्ट होती है, मतलब 23, फिर उसके बाद में माइटोटिक नेचर देखने को मिलेगा। प्रक्रिया आपको देखने में कैसे लगेगी, माइटोसिस की तरह, किस तरह लगेगी, माइटोसिस, मगर होगा क्या, मियोसिस, ठीक है, मतलब 23 का 23, ठीक है। यहां पर मदर में देखिए आपने एग सेल बन गया ओसाइट्स के अंतर्गत, और यहां पर जब पुरुष की बात करते हैं तो यहां पर जब सेल का डिवीजन होता है तो स्पर्म का क्या होता है, निर्माण, जर्म सेल का जब डिवीजन होता है तो स्पर्म का निर्माण होता है। अब ये दोनों जो है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होगा, ठीक है, जो कि क्या होगी, डिप्लॉयड सेल। और डिप्लॉयड सेल में मैंने बताया क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46, कितने होंगे मित्रों, 46। तो कैसा लगा साइंस, है ना आसान। आगे बढ़ते हैं। है चीजें मित्रों बहुत सरल, कुछ लोग इसे बहुत कठिन बना लेते हैं, कठिन है नहीं, कठिन लोगों को लगती है, ठीक। फिलहाल हमने यहां पर 46 डिप्लॉयड सेल देखा, क्या देखा, डिप्लॉयड सेल, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, ठीक, ठीक। यहीं पर हमने देखा ये क्या था, जाइगोट, अभी जस्ट पीछे ही हम लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जाइगोट में अब माइटोसिस की क्या होगी, प्रोसेस, माइटोसिस का प्रोसेस होना है। और मित्रों यहां पर आपको बताया गया है माइटोसिस के अंतर्गत प्रोसेस, माइटोसिस का समसूत्री विभाजन, मतलब है जितनी मदर सेल थी उतनी ही क्या होगी, डॉटर सेल, ठीक। तो अब यहां पर आपको माइटोसिस का जब प्रोसेस होगा तो आपको दिखेगा कि यहां पर जितनी इसकी डॉटर सेल आएंगी वो भी कितने कितने होंगी, क्रोमोसोम्स कितने कितने होंगे, 46, ठीक है। और ये सब जो आपको दिखेगा ये ब्लास्टोमियर्स में होगा, ब्लास्टोमियर, ठीक। अब यहीं से और डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो भैया इसमें जितनी भी डॉटर सेल बननी है सब में तो 46 होगा। अब कहीं ना कहीं शरीर की ग्रोथ होनी क्या हो रही है, शुरू हो रही है, शरीर की ग्रोथ होना शुरू हो रहा है, ठीक है। फिलहाल ये चीज आपको ब्लास्टोसाइट में देखने को मिलेगी। इसके बाद में आपका एम्ब्रियो आ जाएगा, ठीक, मतलब भ्रूण आ जाएगा, भ्रूण का विकास होगा। यहीं से और डेवलपमेंट होगी तो इन्फेंट आ जाएगा, मतलब शिशु। और डेवलपमेंट होगी तो आपको ये मेल या फीमेल के रूप में दिखाई पड़ेगा, ठीक।
मित्रों शायद ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से भ्रूण का विकास हुआ, ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ और वह मेल तक कैसे पहुंचा। सारी कहानी जाइगोट से थी। जाइगोट में माइटोसिस की प्रक्रिया हुई है जिसके अंतर्गत सेल का डिवीजन हुआ है। क्या हुआ है? सेल का डिवीजन। अब जब सेल का डिवीजन हुआ तो आपकी हैप्लॉइड सेल जो आपकी जो डिप्लॉइड सेल है, द्विगुणित कोशिका है, ठीक, सोमैटिक सेल में डिवीजन होगा और आपका जाइगोट जो 46 का था वो समसूत्री विभाजन के अंतर्गत 46 में बटेगा और उसके बाद उसमें डिवीजन होगा, फिर 46, इसी से करते करते एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो से इन्फेंट, इन्फेंट से मेल या फीमेल, ठीक। हालांकि लिंग निर्धारण पहले ही मतलब समझ में आ जाएगा। आगे माता पिता गैमेट द्वारा आने वाली पीढ़ी के या उनकी संतान को जीन की क्या होती है? जीन की प्राप्ति होती है। ये जो जीन आप देख रहे हैं, इसमें 50% जीन माता के होते हैं और 50% पिता के, ठीक। फिलहाल एक चीज और बता दे रहे हैं, माता की बात करें तो याद रखिएगा कि लिंग निर्धारण में माता की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई भूमिका नहीं होती। अब उसका भी कारण है वाई क्रोमोसोम्स, जो किसमें पाया जाता है? पिता में, क्योंकि इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XY होते हैं, जबकि माता का जो होता है वो XX होता है, ठीक। तो आप ये भी जान गए कि लिंग निर्धारण में माता की कोई भूमिका नहीं होती, जिससे हमारा एक टॉपिक तो कंप्लीट होता है जो कि वो था एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब हम आगे देखते हैं स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल किसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं? स्टेम सेल। सबसे पहले तो जानिए ये अविशेषी कृत कोशिका है, स्टेम सेल में लंबे समय तक विभाजन की क्षमता पाई जाती है, पाई जाती है। ये किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। मित्रों लिखने का कारण यह है कि आप
अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना लें जो आपके एग्जाम में आपके काम आए। हर चीज एक तरीके से की जा रही है जिससे आपको टॉपिक की समझ बेहतर होने के साथ में जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको आसानी से उसका उत्तर मिल जाए। मित्रों, हम आगे बढ़ें। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना? जैसा भी होगा आप लोग लाइक शेयर ये सब आप लोग कर सकते हैं, जिससे हमारे भी आत्मविश्वास में वृद्धि हो, हमें भी लगे कि सार्थक लोगों के साथ में सार्थक कार्य किया गया है। मित्रों, ध्यान रखिएगा, लाइक का बटन और शेयर ये जरूर करिएगा, ठीक, जिससे आपके मित्रों तक भी संस्था की पहुंच हो पाए और उन मित्रों का भी लाभ हो सके जो इस कंपटीशन की जगत में हैं और तैयारी कर रहे हैं। ठीक, फिलहाल हम स्टेम सेल की ही तो बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? स्टेम सेल, जिसके मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए। हालांकि जहां अभी रिवीजन कराएंगे तो वहां पर चीजें और सरल होंगी। स्टेम सेल, इसमें भी हम 2 प्रकार के देखेंगे। एक आपका एम्ब्रियोनी सेल, एम्ब्रियोनी सेल नहीं, एम्ब्रियोनी स्टेम सेल। वहीं पर दूसरा है मैच्योर स्टेम सेल। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे टोटी पोटेंट स्टेम सेल, आज विज्ञान बहुत मित्रों आगे बढ़ चुका है। दूसरा है प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल। तीसरा है मल्टी पोटेंट स्टेम सेल। इसमें देखिए मित्रों, अब क्या क्या किया जाता है जिससे आपको और बेहतर समझ में आए। स्टेम सेल के अंतर्गत जाइगोट, ऊतक, अंग, अंगतंत्र एवं जीव सब कुछ डेवलप किया जा सकता है। प्लोरीपोटेंट के अंतर्गत देखें, टिश्यू डेवलप की जा सकती है, ऑर्गन डेवलप किए जा सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप किया जा सकता है, किंतु जीव नहीं, किंतु जीव डेवलप नहीं किया जा सकता। टिश्यू डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, किंतु क्या नहीं डेवलप कर सकते? जीव। इसमें आप देखेंगे टिश्यू डेवलप करिए और ऑर्गन डेवलप कर सकते हैं, किंतु ऑर्गन सिस्टम ये डेवलप नहीं कर सकते। नेचर के अंतर्गत कोशिकाओं के समूह द्वारा टिश्यू बन सकते हैं, टिश्यू बन
सकते हैं, टिश्यू बन सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने स्टेम सेल देखा, समझा और समझने के साथ में इस पे व्यापक तौर से हर एक चीज के बारे में जानना, समझा। अब हम वापस एक बार रिवीजन लेते हैं जिससे हमारी इस विषय पर पकड़ और मजबूत हो सके। चलिए मित्रों, हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्रोमोसोम, याद होगा जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था तो मैंने क्रोमोसोम बताया था कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मैंने बताया था केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, ठीक, मुख्यतः मिलता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी पाया जाता है। क्रोमोसोम के बारे में आपको मैंने बताया था कि क्रोमेटिड के दो पेयर मिलकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। जो क्रोमेटिड है ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए और आरएनए मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पूर्व क्लासों में समझा चुका हूँ। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, एक बार पूर्व क्लासों की तरफ जाएं, उसे देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, चीज़ें अपने आप ही सरल हैं, आराम से समझ में आएगा। क्रोमोसोम्स में कितने पेयर? 23 पेयर, जिसमें से 22 किस रूप में? ऑटोसोम्स के रूप में। एक पेयर किस रूप में? सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में। 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम। अभी आगे चलकर इन 22 पेयर को मैं सोमैटिक सेल के साथ में जोड़कर आगे बता रहा हूं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा, यहाँ जो 1 पेयर है मतलब 2 क्रोमोसोम, इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं और इसको हम लोग जर्म सेल के डिवीजन के अंतर्गत देखते हैं। किसके अंतर्गत? जर्म सेल। फिलहाल मित्रों, क्रोमोसोम्स की संख्या के आधार पर सेल कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। एक आपकी डिप्लॉयड सेल जिसे हम लोग द्विगुणित कोशिका कहते हैं, और एक हैप्लॉयड सेल जिसे हम लोग आगुणित कोशिका कहते हैं। डिप्लॉयड सेल में जो 2n है वो कितना है? 46 है, जबकि हैप्लॉयड सेल में जो n है ये 23 है। मित्रों कितना है? 23। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेल के विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हमें 2 प्रकार की सेल दिखती है, एक सोमैटिक सेल और एक जर्म सेल। अभी मित्रों अभी आया था, हमने बताया था, जोड़कर बताएंगे। फिलहाल सोमैटिक सेल में जब डिवीजन होता है तो डिवीजन के कारण शरीर में वृद्धि और उसका विकास होता है। जो आप शिशु अवस्था से, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से और बड़े हुए, तो वो सब में सोमैटिक सेल में क्या हुआ है? डिवीजन हुआ है। फिलहाल जर्म सेल, और जर्म सेल को हिंदी भाषा में कोशिका कहते हैं। जर्म सेल जो है ये कोशिका प्रजनन अंगक है, जिसको आगे देखते हैं। तो जर्म सेल कोशिका प्रजनन अंग है। मेल में टेस्ट पाए जाते हैं जिसमें जर्म सेल का डिवीजन होता है और किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। वहीं पर फीमेल में बात करें तो ओवरी में जर्म सेल के डिवीजन से एग बनता है या ओसाइट्स बनता है। डिप्लॉयड सेल की बात करें, हमने यहां पर मेल का एग्जांपल लिया, मेल सेल का। तो जो डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, मतलब मदर जो सेल है समसूत्री विभाजन के अंतर्गत, उसमें मदर सेल भी जितनी रहती है उतनी ही जन्म संतति कोशिका भी रहती है, अर्थात जितनी मदर सेल है उतनी ही डॉटर सेल है। ठीक है, जो कि आप ऊपर से नीचे तक आप देख पा रहे हैं, मतलब समसूत्री विभाजन, जिसमें मदर सेल के जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल के भी होते हैं। ठीक है, अर्थात हम लोग ये तो जानते ही हैं कि क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। तो आपके डॉटर सेल में भी 46 ही होंगे। फिलहाल और आगे बढ़ते हैं तो इक्वेशनल डिवीजन या समसूत्री विभाजन, माइटोसिस की प्रक्रिया देखते हैं। इसमें जनन कोशिका, संतति कोशिका की गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? इक्वल रहती है। बस इतना ही हमको इसमें समझना था। इसके बाद में हम मेल के जर्म सेल की बात करते हैं, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है। ठीक है, तो 46 है। अब इसमें डिप्लॉयड सेल है वो हेप्लॉयड में कन्वर्ट होता है। ठीक, मतलब फर्स्ट स्टेज में आपको मियोसिस की प्रक्रिया या अर्धसूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। मगर जो सेकंड स्टेज है इसमें माइटोटिक नेचर देखने को मिलेगा। कैसा नेचर? माइटोटिक।
विशेषता इसकी माइटोसिस की होगी, परंतु होगा क्या, ये मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। ठीक, जो कि आपको इस फिगर के माध्यम से बनाया जा रहा है, जहां पर 23 आपको ये दिखाया जा रहा है कि स्पर्म बन चुका है। इसी तरीके से फीमेल होगी तो उसमें भी एग का निर्माण या ओसाइट्स का निर्माण हो चुका होगा। ठीक, जिसको इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये आपकी डिप्लॉयड सेल है, ये आपकी हैप्लॉयड सेल है, ये आपकी डिप्लॉयड सेल है, ये आपकी हैप्लॉयड सेल है। हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल ही आ रही है और यहाँ पर दो हैप्लॉयड सेल ने मिलकर एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण किया है, मगर कहाँ पर, तो फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई तो जाइगोट, ये 46 गुणसूत्र आपस मिले जिन्होंने जाइगोट का निर्माण किया, और जाइगोट स्वयं में क्या है, एक डिप्लॉयड सेल है। यहां पर देख रहे हैं 46 गुणसूत्र हैं, जाइगोट, और इसी से माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, सेल का डिवीजन होता है, और ब्लास्टोमेयर के अंतर्गत सेल का डिवीजन देख रहे हैं, जिसमें आप पूरी प्रक्रिया को समझ रहे हैं। फिर ब्लास्टोसाइट के अंतर्गत देख रहे हैं कि और ज्यादा ग्रोथ हो रही है। उसके बाद देख रहे हैं कि एम्ब्रियो का निर्माण हो रहा है, एम्ब्रियो से इन्फेंट डेवलप हो रहा है, और इन्फेंट ही डेवलप होकर मेल में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। माता पिता के युग्मक द्वारा आने वाली पीढ़ी में या उनकी संतानों को जीन की क्या होती है, प्राप्ति। ये जीन जो है 50% माता की तरफ से प्राप्त होता है और 50% पिता। इसीलिए तो बच्चे का जो लक्षण है, ट्रेड्स, वो माता पिता से भिन्न हो जाता है, क्योंकि 50% माता का है और 50% पिता का है। ये भी मित्रों याद रखिएगा, जो समाज में एक आवरण चलता है कि नहीं नहीं पुत्री हुई है या पुत्र हुआ है इसका कारण माता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, माता का लिंग निर्धारण में माता की कोई भूमिका नहीं होती है। कारण क्या है, क्योंकि माता में सिर्फ XX गुणसूत्र होते हैं, जबकि जो मेल है उसमें XY गुणसूत्र होते हैं। तो जिम्मेदार जो है वो कौन है, पिता। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग स्टेम सेल। तो ये अविशेषीकृत कोशिका है, लंबे समय तक इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। यह किसी भी प्रकार की कोशिका में क्या हो सकता है, परिवर्तित। इसी चीज को समझना है, किसी भी प्रकार की कोशिका में परिवर्तित। तो इसमें भी आपको दो चीजें दिखेंगी स्टेम सेल में, एक एम्ब्रियोनी स्टेम सेल और दूसरा मैच्योर स्टेम सेल, मैच्योर स्टेम सेल। इसके अंतर्गत टोटीपोटेंट स्टेम सेल की बात करते हैं, टोटीपोटेंट की बात। तो इसके अंतर्गत जाइगोट का भी निर्माण हो सकता है, ऊतक का भी निर्माण हो सकता है, अंग का भी निर्माण हो सकता है, अंगतंत्र का भी निर्माण हो सकता है, और जीव का भी निर्माण हो सकता है। वहीं प्लूरिपोटेंट के अंतर्गत जीव तो नहीं बनेगा, बाकी सारे सिस्टम बनेंगे। मतलब है जाइगोट का निर्माण हो सकता है, ऊतक, अंगतंत्र सबका निर्माण हो सकता है, मगर किंतु जीव का नहीं। मल्टीपोटेंट के अंतर्गत अंगतंत्र और जीव का निर्माण नहीं होता, बाकी सब हो सकता है। मैच्योर स्टेम सेल के अंतर्गत सिर्फ कोशिकाओं के समूह द्वारा टिश्यू बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, टिश्यू बन सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी बेहतर रूप से। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। कल जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो है आनुवांशिकता, जिसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, जितना संभव प्रयास हो पाया आप लोगों के लिए मेहनत करने का मैंने प्रयास किया, टॉपिक पर एक गहन समझ आपकी डेवलप करने का प्रयास किया है। मित्रों, अगर ये टॉपिक पसंद आए तो मैं कह रहा हूँ कि इसे आप शेयर कर सकते हैं। आप लाइक का बटन आपके पाया ही जाता है जहाँ पर आप चलाते हैं, और क्या चलाते हैं आप, यूट्यूब। ठीक है, तो उसी पर आपकी ये क्लास डाली गई है, जिसे आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने अन्य मित्रों तक पहुंचा भी सकते हैं, जिससे हमें भी लगे कि हमने एक सार्थक प्रयास किया है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ में धन्यवाद।